हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज लेक्चर 2 है। चैप्टर कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। टुडे इज लेक्चर 2 फॉर बायोटेक पार्ट 1। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे किया गया। सो दिस इज मोर और लेस हिस्टोरिकल। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक अंतर बताना है कि व्हाई वी नीड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या विशेषता है और क्यों वो चाहिए। क्या नॉर्मल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उससे जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा रिजल्ट आ सकता है क्या? पॉइंट समझना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में और सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में अंतर क्या है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्ट। ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा इस लेक्चर में कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों में अंतर क्या है। एनसीईआरटी ने ये अंतर समझाने के लिए सबसे पहले अंतर बताया है सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब मम्मी पापा होंगे या एक ही होगा? एक ही होगा। क्या बोलते हैं उसको? यूनी पेरेंटल। ठीक है, यूनिपेरेंट। इसका मतलब डीएनए दो ऑर्गेनिज्म से आएगा या एक ही पेरेंट से आएगा? एक ही पेरेंट से, तो कोई उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, ना होगा मियोसिस, ना होगा फर्टिलाइजेशन। वेरिएशन के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, और उससे जनरली विदाउट मियोसिस, मियोसिस भी जनरली नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये सब जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। एक पेरेंट से डायरेक्टली क्या बनता है? मुन्ना। तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोजेनी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोजेनी है ये नेक्स्ट जनरेशन है और ये प्रीवियस जनरेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे बाय द वे? प्रोजेनीज। सारे प्रोजेनी आपस में भी सिमिलर होते हैं। इसका मतलब ये मुन्ना अगर ऐसा है तो इसका क्लोन भी बिल्कुल उसके जैसा होगा। इनफैक्ट मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूं? क्लोन टूल यूज कर रहा हूं ना क्लोन बनाने के लिए। आई एम यूजिंग क्लोन टूल। ठीक है ना। सो नोटिस करो, सारे मुन्ने भी एक जैसे हैं और वो पेरेंट के भी जैसे हैं। ठीक है। सो ऑल प्रोजेनीज आर सिमिलर अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो टू द पेरेंट इन ऑल देयर फिनोटाइप्स। सो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन या नो वेरिएशन? नो वेरिएशन। वेल दैट्स सैड। नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिमेरिट क्या है? कि कोई वेरिएशन नहीं आता। प्रोजेनीज आर सिमिलर अमंग देमसेल्व्स, आपस में भी सब एक जैसे हैं। तू मेरे जैसा है, तू मेरे जैसा है। प्रोजेनीज आर सिमिलर अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज टू पेरेंट्स। पेरेंट, नॉट पेरेंट्स विद एन एस। ठीक है ना। और इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन्स। ठीक है। अब इसमें एक चीज है जो हार्ड क्राइटेरिया है, वो ये है कि यूनिपेरेंटल। some forms of asexual reproduction can involve meiosis and fertilization, लेकिन हार्ड क्राइटेरिया क्या है? यूनिपेरेंटल। ठीक है ना। जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के कुछ फॉर्म्स में मियोसिस होता है फिर भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है। ठीक है ना। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेन क्राइटेरिया क्या है एसेक्सुअल बोलने का? एक पेरेंट होना। यूनिपेरेंटल मींस एसेक्सुअल। और क्योंकि एक ही पेरेंट है और माइटोसिस से इन्वॉल्व होकर बन रहा है, तो सब जो प्रोजेनी बनेगी नेक्स्ट जनरेशन, वो सब आपस में एक जैसे होंगे और किससे मिलेंगे? पेरेंट से मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आया दूसरा कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। दूसरा रिप्रोडक्शन कौन सा आया? सेक्सुअल। व्हेन वी से सेक्सुअल वी मीन बाई पेरेंटल। मम्मी भी होंगे और पापा भी होंगे।
बाई पेरेंटल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हो सकता है कि पापा हो और हो सकता है कि मम्मी हो, ठीक है ना। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज टॉयलेट सिंबल्स, therefore let me just simply change the color ठीक है। सो दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ कि दे आर डिफरेंट इन देयर फिनोटाइप एंड कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ठीक है, दे आर डिफरेंट। अरे इनका हिस्ट्री अलग है, इनका हिस्ट्री अलग है, दे आर डिफरेंट, ठीक है ना, बट दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पहली बात तो बाई पेरेंटल हो गया, और इनके जीन्स और इनके जीन्स ऑलरेडी अलग अलग हैं। आई मीन नॉट ऑल, बट सम जीन्स कैन डिफर, अलील्स अलग हो सकते हैं ना, ठीक है। इफ आई वर टू गिव वन एग्जांपल, दिस गाय कैन बी कैपिटल ए एंड दिस लेडी कैन बी स्मॉल ए, ठीक है ना। सो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना, फॉर सर्टेन। सो मेरे कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज मत हो, मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इन दोनों का कैरेक्टर क्या है, अलग है। जीन्स में थोड़ा बहुत 100% पैरिटी है, थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी है, थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी है। जीन्स आर नॉट 100% आइडेंटिकल, दे आर नॉट क्लोन्स, ठीक है ना। माई पेरेंट्स वर नॉट क्लोन्स, आई गेस योर पेरेंट्स और एवरी वन पेरेंट्स वर नॉट क्लोन्स, ठीक है ना। सो पॉइंट क्या है कि ये ऐसा ऐसा है, अलग है, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, दोनों की हिस्ट्री अलग है, दोनों का जीन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी क्या है, अभी क्या है देखते चलो कि अब इस प्रोसेस में क्या आ जाएगा, मियोसिस भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी आ जाएगा। मियोसिस भी आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है, देखो ना, हम दो हमारे तीन इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो भी क्या होंगे, यूनिक होंगे, होंगे ना, देख रहे हो ना, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए क्या, नहीं, अलग है, ठीक है। तो देखो ये पिंकी बन गया है, ये नीलेश बन गया है, ठीक है। और ये कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप है ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है नहीं, नाउ वी नो हाउ डोनाल्ड ट्रंप वाज बोर्न ओके, डोनाल्ड ट्रंप वाज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्रोजेनीज है ये आपस में भी यूनिक है, अनलेस दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है ना। तो ये प्रोजेनीज आपस में भी सेम है, सेम नहीं है, और पेरेंट्स से भी 100% नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ रहा है, वेरिएशन, ठीक है। क्या ये वेरिएशन हमेशा काम का होता है, या रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। आइंस्टीन और फीमेल वर्जन ऑफ आइंस्टीन का बच्चा गधा भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ऐसा भी हो सकता है, और दो बड़े एजुकेटेड लोगों का बच्चा डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि इट कैन रिजल्ट इन वेरिएशन विच कैन बी बोथ प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव, मतलब ये कैरेक्टर्स को इंप्रूव भी कर सकता है और कैरेक्टर्स को पीछे भी ले जा सकता है। वेरिएशंस कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। फिर आप मुझे एक बार बताओ, इसमें से हेल्दी वेरिएशंस को, लेट अस से नीलेश, ठीक है ना, हेल्दी वेरिएशंस को सेलेक्ट कौन करता है, नेचर, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, है ना। पॉइंट कितना सही पॉइंट है। अब बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशन एंड देन बेटर वेरिएशंस आर सेलेक्टेड ओवर कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। सो एटलीस्ट ये इसके जैसा बोरिंग तो नहीं है ना। इसमें क्या हुआ कि अगर ऑर्गेनिज्म हैबिटेट के लिए वेल अडॉप्टेड है तब तो सब अच्छा, लेकिन अगर हैबिटेट बदल गया तो इसमें से कोई भी अडॉप्टेड नहीं है ना। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो
कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं बदल रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन अर्थ पे तो एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो कौन बेटर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। एटलीस्ट सम प्रोजेनीज विल हैव सर्वाइवल चांसेस विद चेंजिंग कंडीशन, विद डायनेमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई। तो ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता, सेक्सुअल में वेरिएशन आता है, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसके जो वेरिएशन है ये हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं। अब चलो इसके लिए हम लोग एक दूसरा वर्ड यूज करेंगे। चलो, डिजायर्ड भी हो सकते हैं और अनडिजायर्ड भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ठीक है। सो अब हम लोग किसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब किस पे बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिजायर्ड वर्सेस अनडिजायर्ड की बात करेंगे, ठीक है। सो लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन विच वाज सेलेक्टिव ब्रीडिंग वर्सेस जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। इन दोनों में क्या अंतर? अब ध्यान से देखो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। मान लो कि दो पेरेंट लिया, ऑब्वियसली सेलेक्टिव ब्रीडिंग सेक्सुअल होगी ना, हाँ। तो एक पेरेंट लिया और दूसरा पेरेंट लिया, पेरेंट 2, ठीक है ना। पेरेंट 1 के कैरेक्टर क्या है? सर ध्यान से देखना, कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूं। पेरेंट 1 के कैरेक्टर क्या है? मान लो पेरेंट 1 के का कैरेक्टर है कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मगर इसकी डिजीज की रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रो एल बाई ए नहीं, पेरेंट 1 कंडक्टर नहीं, ठीक है ना। और पेरेंट टू की मान लो प्रोडक्टिविटी कम है, इस पेड़ पे फल कम फलते हैं, लेकिन ये वाइल्ड टाइप है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। अब इसका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी अ काउ विथ मोर मिल्क प्रोडक्शन बट मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, ठीक है ना, लोअर इम्यूनिटी, व्हाटएवर। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इसको आप कर रहे हो, इस प्रोसेस को आप कर रहे हो, ठीक है, सो इस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा? डिजायर्ड प्रोजेनी क्या मिलेगा? आपका डिजायर्ड प्रोजेनी क्या होना चाहिए? इसमें दोनों हो, प्रोडक्टिविटी क्या हो? ज्यादा, और रेजिस्टेंस भी क्या हो? ज्यादा। लेकिन ये मिलने की कोई गारंटी है क्या, या बस चांसेस है? चांसेस। और फिर जब इस वाली प्रोजेनी का फिर से आगे रिप्रोडक्शन होगा तो ये कैरेक्टर कंजर्व होंगे या फिर से खराब हो जाएंगे? फिर से खराब हो जाएंगे। पनेट स्क्वायर तो बनाने आता होगा ना? अरे वो पॉसिबिलिटी होता है ना, ऑल पॉसिबल ट्रेड्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो सब होता है ना, ठीक है ना। सो इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। की सेलेक्टिव ब्रीडिंग में नोटिस, पेरेंट्स के डिजायर्ड कैरेक्टर को, जैसे हाई प्रोडक्टिविटी हाई रेजिस्टेंस, ये इसका डिजायर्ड कैरेक्टर है, ये इसका डिजायर्ड कैरेक्टर, पेरेंट्स के डिजायर्ड कैरेक्टर को मिला दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन चांस एंड प्रोबेबिलिटीज टोटली। और इससे जो प्रोजेनी बनेगा, जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला है, वो अपने कैरेक्टर आगे के रिप्रोडक्शन में रिटेन भी नहीं करेगा, ठीक है ना। सो ये जो प्रोजेनी बना है, डिजायर्ड प्रोजेनी, इट फेल्स टू रिटेन इट्स कैरेक्टर्स इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन में फिर से क्या होगा? वेरिएशन आएगा, ठीक है। सो यहां पे ये बात लिखना है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग में दो बातें आती हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्लस अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स, दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जो काम को करेंगे उसको बहुत रिफाइन करेंगे, ठीक है ना, बहुत रिडक्शनिस्ट तरीके से करेंगे। सो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिजायर्ड जीन्स को क्या करेंगे? प्रमोट, और अनडिजायर्ड जीन्स को
प्रमोट या डिस्करेज? डिस्करेज, निकल जाओ मेरे सेल से, ठीक है ना। सो कहां पे जीन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअल में सिलेक्शन ऑफ जीन्स कहां हो रहा है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। यहां पे रिप्रोडक्शन का सिलेक्शन हो रहा है ना, यहां पे तो चॉइस ऑफ मेटिंग है ना, लेकिन चॉइस ऑफ जीन्स कहां है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो दोनों को आप समझो, दिस इज चॉइस ऑफ मेटिंग, दिस इज चॉइस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज चॉइस ऑफ जीन्स। अल्टीमेटली क्या चाहिए, चॉइस ऑफ मेटिंग या चॉइस ऑफ जीन्स? चॉइस ऑफ जीन्स चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मेटिंग में तो बहुत सारे जीन्स को साथ में मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उसमें डिजायर्ड भी आएगा, अनडिजायर्ड भी आएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में, अरे तुमने नहीं देखा क्या, राउंड येलो रिंकल ग्रीन जब क्रॉस होता है, ठीक है, सो उसमें राउंड येलो भी आता है, रिंकल ग्रीन भी आता है, रिंकल येलो फलाना भी सब आता है ना। सो यहाँ पे डिजायर्ड भी आता है, अनडिजायर्ड भी आता है। और इस वाले में जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसमें कोई पनेट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजायर्ड जीन ही आएगा, अनडिजायर्ड जीन नहीं आएगा, रिंकल येलो आएगा ही नहीं, राउंड ग्रीन ही आएगा, ठीक है ना। सो एनसीईआरटी पे आना जरूरी है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इंजीनियरिंग वाले पे। सो क्या लिखा है, तुम शायद तारीफ करोगे, ठीक है, यू विल अप्रिशिएट किसकी? एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है ओवर एसेक्सुअल? कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फॉर्मल मतलब पहला वाला कौन है? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास अपॉर्चुनिटी होती है किसकी? वेरिएशन। तुमने देखा ना, नीलेश, पिंकी और डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक ऑर्गेनिजम्स बनते हैं विच आर यूनिक अमंग देमसेल्फ प्रोजेनीज एज वेल एज टू द पेरेंट, ठीक है। सम ऑफ विच में बी बेनिफिशियल, उसमें से कुछ एनवायरमेंट को बेटर अडाप्ट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। वाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? कैरेक्टर को प्रिजर्व। अगर एनवायरमेंट नहीं बदल रहा है और ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को अडाप्टेड है, तब तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है ना। अरे वातावरण नहीं बदल रहा है, ठीक है। सो अगर रेगिस्तान है तो वहां कैक्टस है तो अच्छा है ना, लेकिन अगर बदलता हुआ एनवायरमेंट हो तो उसमें ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, अब देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को मैंने क्या लिखा है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ह्यूमन सेलेक्ट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ ब्रीड करेगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। व्हेन ह्यूमन सेलेक्ट्स विच मेट्स विथ व्हाट, तो क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। या फिर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी, देखो यहाँ पे कैन यू सी एनसीईआरटी हैज कॉपीड योर टीचर, ठीक है। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब क्या? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल अलोंग विद डिजायर्ड जीन्स। तो उसमें तो दोनों आते हैं, जो चाहिए वो भी आता है और डोनाल्ड ट्रंप भी आता है, ठीक है ना। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ आरडीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग सिर्फ डिजायर्ड जीन ही लेते हैं ना, अनडिजायर्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है ना। सो अनडिजायर्ड वाला आता ही नहीं है, जीन ये सब जो फलाना बिस्ताना है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या आता है? आइदर डिजायर्ड जीन और डिजायर्ड जीन्स, लेकिन अनडिजायर्ड नहीं आते। वाई विल यू इंक्लूड अनडिजायर्ड जीन एनीवेज, ठीक है ना। आप अगर बड़ा मेहनत करो तो डिजायर्ड जीन ही पढ़ोगे ना। वाई विल यू स्टडी आउट ऑफ एनसीईआरटी एनीवेज, ठीक है ना। सो डिजायर्ड वाले, अब ये तो मैं बता चुका हूं पहले कि क्या होता है, कहां से कहां लाते हैं रिप्लेस, ये तो मैं बता चुका हूं। नाउ अभी इस पे आते हैं कि पहला वाला कैसे बना, जो आज का अपना मेन टॉपिक है। और मेन टॉपिक फॉर टुडे इज कि फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले हम सबको ईयर याद रखना है। ईयर क्या है? 1972, सही है ना। दो साइंटिस्ट याद रखना है, पहला कौन सा? हर्बर्ट बॉयर, ठीक है, ये यूसीएसएफ में थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और स्टैनली कोहेन, स्टैनली स्टैनफोर्ड में थे, विच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम लॉस एंजलिस, ऑल्सो इन कैलिफोर्निया, ठीक है। स्टैनली कोहेन,
ठीक है, नहीं करो सब विद्वानों का लिंक कैलिफोर्निया आ जाता। ठीक है, 1972 में 2 साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन। बॉयर ने किस पे काम किया? एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियोसिस पे। और स्टैनली कोहेन ने किस पे काम किया? प्लाज्मिड पे। ठीक है ना। सो बॉयर वर्कड ऑन एंजाइम्स, स्पेशली कौन सा एंजाइम्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये कौन सा एंजाइम है? डीएनए को जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? तोड़ने वाला, डीएनए को कट करने वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। दे आर डीएनए कटिंग एंजाइम, ये डीएनए को कट करते हैं। इसके बारे में अगला लेक्चर, आगे के लेक्चर में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। और स्टैनली कोहेन ने किस पे काम किया? ही वर्कड ऑन प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये सब हम लोग को आता है। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया का फीचर है, आता है अपने को। ठीक है ना। सो 1972 में 2 साइंटिस्ट, हर्बर्ट बॉयर, स्टैनली कोहेन ने मिल करके क्या किया? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। अब इसको समझने के लिए मुझे फिगर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं पहले भी इवन बिफोर द लेक्चर भी बता चुका हूं, तो आई थिंक दिस इज मोर सिंपल फॉर यू ऑल। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। ठीक है, और अब इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये ग्रीन वाला मान लो ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये येलो वाला ये तीसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, सो इसमें 3 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं एनसीईआरटी में दिखाऊंगा। ठीक है ना। 3 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके पास भी प्लाज्मिड है। ठीक है, इसके पास भी प्लाज्मिड है। ठीक है, और ये येलो वाले के पास, पीलेश, इसके पास भी प्लाज्मिड है। ठीक है, सो ये जो है, इसका मैं नाम लिख रहा हूं डोनर बैक्टीरिया। क्या नाम लिख रहा हूं? डोनर बैक्टीरिया। इसका नाम एनसीईआरटी में दिया है क्या? नहीं, डोनर बैक्टीरिया। ठीक है, इस दूसरे वाले का नाम, ग्रीन वाले का नाम एनसीईआरटी में दिया है, ये कौन सा है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में टाइफी। ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? टिटनस या टाइफॉइड? टाइफॉइड। ठीक है ना, पढ़ लो भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है? ये क्या है? इश्किया कोलाई, ये लो। ठीक है ना, ये क्या है? एस्चेरिचिया, एशरिकिया कोलाई। और ये येलो वाला सबके पास देखो अपना अपना क्या है? प्लाज्मिड। ये है डोनर का प्लाज्मिड, और ये क्या है? साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड, और ये क्या है? इकोलाई का प्लाज्मिड। 3 ऑर्गेनिजम्स, मतलब 3 सेल्स और 3 प्लाज्मिड सबको दिख रहे होंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो व्हाइट वाला है, इसके पास क्या है? व्हाइट वाला जो है, इसके पास क्या है? ए आर रहमान। जय हो। ठीक है ना। अरे ये जो व्हाइट वाला है प्लाज्मिड है, सेल नहीं, प्लाज्मिड। इसके पास क्या है? ए आर। ठीक है, सो ये जो ए आर है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ए आर जीन मैं लिख दे रहा हूं, बाद में पूछोगे इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके प्लाज्मिड के पास है? डोनर बैक्टीरिया के पास। मुझे नहीं मालूम वो बैक्टीरिया कौन सा है, लेकिन कोई तो होगा। ठीक है ना। सो डोनर बैक्टीरिया के पास क्या है? प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड में क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। व्हाइट बैक्टीरिया, व्हाइट प्लाज्मिड मतलब डोनर बैक्टीरिया, डोनर प्लाज्मिड, उसके पास क्या है? व्हाइट वाला कौन सा जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया? इस जीन को कट किया, आइसोलेट किया। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली साल्मोनेला का भी प्लाज्मिड निकाला। ठीक है ना। अब ये जो साल्मोनेला का प्लाज्मिड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोलेंगे?
क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि नोटिस करो इसके पास से जीन निकाला है, इसके पास ओराई नहीं है, लेकिन इसके पास से पूरा प्लाज्मिड निकाला है और इसके पास ओराई है। ठीक है, जो रेप्लिकेट कर सकता है उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ओराई, और ये वाला क्या है, विथ ओराई या विदाउट ओराई, विदाउट ओराई। आए हाय, और दोनों कहाँ हैं, सेल के अंदर या सेल के बाहर, सेल के बाहर। जीन भी सेल के बाहर है और ये भी क्लोनिंग वेक्टर भी कहाँ है, सेल के बाहर है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को क्या किया, लाइगेट किया, मतलब इसको भी कट किया और ये तो ऑलरेडी कट है, और फिर दोनों को जोड़ दिया दूसरे एंजाइम से। कौन से एंजाइम से, लाइगेज। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रिएशन ऑफ आरडीएनए, क्रिएशन ऑफ आरडीएनए। ठीक है, आरडीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होगा जो कि व्हाइट वाले सेल के प्लाज्मिड से आया है, और आरडीएनए में ये साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड भी होगा। इसका जो प्लाज्मिड है साल्मोनेला का प्लाज्मिड, इसको एनसीईआरटी ने क्या बोला है, नेटिव प्लाज्मिड। क्या बोला है, नेटिव प्लाज्मिड। किसका नेटिव है ये, साल्मोनेला का नेटिव है। ठीक है, अब ये दोनों अगर मिल गए, मैं थोड़ा गंदा बना रहा हूं, आई एम सॉरी, अगर ये दोनों मिल गए तो मिलने के बाद जिसमें नेटिव प्लाज्मिड और एआर जीन मिल गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिल गया है, सो मिलने के बाद इसको क्या बोलेंगे, कौन सा डीएनए, आरडीएनए बोलेंगे ना। इसको नेटिव प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इन दोनों ने, अच्छा एक बात बताओ, ये ग्रीन वाला प्लाज्मिड किसका है, ई कोलाई का है या साल्मोनेला का है, साल्मोनेला का है। ये आरडीएनए में भी जो मोस्ट पार्ट है वो ग्रीन है, मतलब मोस्ट पार्ट ये किसका है, साल्मोनेला का है। लेकिन इन्होंने क्या किया, नेटिव प्लाज्मिड जो साल्मोनेला का लिया उसको किस में इंसर्ट किया, ई कोलाई में। मतलब साल्मोनेला का लेके साल्मोनेला में इंसर्ट नहीं किया। अरे प्लाज्मिड किसका लिया, साल्मोनेला का, जीन किसका लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म का, जिसके बारे में एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है ना, और इंसर्ट किस में करेंगे, साल्मोनेला में या ई कोलाई में, ई कोलाई में। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म, चाहे साल्मोनेला चाहे ई कोलाई, ये कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है। मतलब साल्मोनेला का प्लाज्मिड ई कोलाई में रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, सो नाउ अब ये ई कोलाई सेल है। ठीक है, मैं इसको क्लोन कर लेता हूं, ये मेरा फेवरेट टूल है। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, कौन सा प्लाज्मिड, ऐसा वाला या रिकॉम्बिनेंट वाला, रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया है। अब ई कोलाई के अंदर एक तो उसका प्लाज्मिड है और दूसरा वाला कौन सा प्लाज्मिड आ गया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया है। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास कौन सा प्लाज्मिड आ गया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया है। रिकॉम्बिनेंट होस्ट भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आप एक बात याद रखना कि जो होस्ट होता है वो सेल होता है, और जो प्लाज्मिड होता है, जो डीएनए होता है, वो क्लोनिंग वेक्टर होता है। क्लोनिंग वेक्टर सेल नहीं होता है, डीएनए होता है, और सेल कौन होता है, होस्ट। जैसा होस्ट वैसा ही उसका क्लोनिंग वेक्टर भी होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, सो जैसा होस्ट वैसा ही क्लोनिंग वेक्टर भी होना चाहिए। और ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही रेप्लिकेट कर सकता है, और बैक्टीरिया भी कैसा होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, फिर एनसीईआरटी से रीड करके खत्म करूंगा। ठीक है, सबसे पहले डोनर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से क्या निकाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। प्लाज्मिड नहीं निकाला, जीन निकाला, व्हाइट वाला। ठीक है, अब उसके बाद साल्मोनेला टाइफी से क्या निकाला, जीन या पूरा प्लाज्मिड, पूरा प्लाज्मिड। इसको क्या बोल रहे हैं, नेटिव प्लाज्मिड। किसका नेटिव है ये, साल्मोनेला का नेटिव है। ठीक है, सो जीन कहां लिया, किसी से, प्लाज्मिड कहां से लिया, साल्मोनेला से, और दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। किसका किसका रिकॉम्बिनेंट है ये, ई कोलाई और साल्मोनेला का नहीं, साल्मोनेला प्लस डोनर। जीन कहां से आया, डोनर, और होस्ट क्लोनिंग वेक्टर कहां से आया,
साल्मोनेला। प्लाज्मिड कहाँ से आया? साल्मोनेला, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला। अब इसको, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिकॉम्बिनेंट ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है व्हाइट वाले सेल से, और ग्रीन वाला प्लाज्मिड भी है साल्मोनेला से। जब ये मिल गया है तो इसको वापस साल्मोनेला में इंसर्ट नहीं कर रहे, किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे? ई कोलाई को। तो क्या बन रहा है? रिकॉम्बिनेंट सेल। इसको रिकॉम्बिनेंट सेल क्यों बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट सेल क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि इसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्या साल्मोनेला को रिकॉम्बिनेंट बोल सकते क्या? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? इसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ना। रिकॉम्बिनेंट में तो 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, ठीक है। सो इसके पास टोटली व्हाइट, इसके पास टोटली ग्रीन, इसके पास टोटली येलो। लेकिन बाद में इन विट्रो क्या बना दिया? ग्रीन प्लस व्हाइट, ठीक है। और ग्रीन प्लस व्हाइट प्लस ऑरेंज सारे जहां से अच्छा क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है ना। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी ने इसको बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है, ठीक है। इसलिए मैं इसका क्या करने जा रहा हूं? अनुवाद। मैं लातूर का सबसे बड़ा क्या हूं? अनुवादक हूं, ठीक है। आई विल ट्रांसलेट दिस, ठीक है ना। चलो समझते हैं, ठीक है। पहली पहली बार क्या बना है? आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ग्रीन प्लस व्हाइट, साल्मोनेला का प्लाज्मिड प्लस डोनर का जीन मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब हुआ? जब, ध्यान से सुनना, जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को किसके साथ जोड़ा गया? नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला। अब प्लाज्मिड क्या होता है मैं बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा जीनोमिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। वो क्यों फिर से पढ़ने का, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक जीन लिया, देखो जीन कहां लिखा है? यहां लिखा है जीन। जीन किसका है? साल्मोनेला का है या डोनर सेल का है? डोनर सेल का। और किस चीज का जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, व्हाइट वाला जीन, ठीक है। और उसको किसके साथ जोड़ा? नेटिव प्लाज्मिड। नेटिव प्लाज्मिड किसका है? साल्मोनेला का है। देखो लिखा है ना, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला। व्हाइट है या ग्रीन है? बनाया था ना, ग्रीन था, ठीक है ना। स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बॉयर ने मिलकर के ये प्रोसेस किया कब? 1972, मच बिफोर वी वर बॉर्न, ठीक है ना। बाय आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला, कहां से निकाला ये नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो मैं नाम लिख देता और फिर मैं बोलता एनसीईआरटी हैज कॉपीड योर टीचर, लेकिन नहीं लिखा है इसलिए मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर किया होता तब ना मैं बोलता कॉपी किया है, अभी नहीं किया तो क्या बोल, ठीक है। बाय कटिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड। अब ये कौन सा प्लाज्मिड है? ना ना ना, जहां से डीएनए, जहां से व्हाइट वाला भी तो उससे जीन निकाला था ना। तो ध्यान से आप देखो, 3 सेल और 3 प्लाज्मिड दिखने चाहिए। ये कितना उंगली है? 3 उंगली है। ये कितने सेल है? 3 सेल है और 3 प्लाज्मिड। व्हाइट वाला प्लाज्मिड डोनर सेल का है, ग्रीन वाला प्लाज्मिड साल्मोनेला का है, येलो वाला प्लाज्मिड ई कोलाई का है। ई फॉर येलो, ई फॉर ई कोलाई। ठीक है। सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिकॉम्बिनेंट वाला किससे बना रहे? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी तो प्लाज्मिड में है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जीन बाहर कैसे निकलेगा? प्लाज्मिड को कट करके ही तो बाहर निकलेगा, लेकिन कौन से प्लाज्मिड को? ग्रीन वाले को कि व्हाइट वाले को? व्हाइट वाले को। साल्मोनेला वाले को या गुमनाम वाले को? गुमनाम वाले को, ठीक है ना। सो क्या लिखा है देखो, अंग्रेजी में घूम मत जाना, क्या लिखा है? बॉयर अकम्प्लिश दिस by isolating antibiotic resistance gene by cutting out DNA from plasmid। जीन को कहां से निकाला? प्लाज्मिड। येलो, ग्रीन या व्हाइट? लास्ट वाला सही होता है, ठीक है ना। विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन एक स्पेशल एंजाइम से होता है। कौन से एंजाइम से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड, पहले भी बता चुका हूं, आगे भी पढ़ेंगे। तो कट पीस ऑफ डीएनए को किसके साथ लिंक किया गया? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड डीएनए कौन सा है? ग्रीन वाला, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, ठीक है ना। सो क्या लिखा है? द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट्स एज वेक्टर, वो
व्हाइट वाले जीन को ग्रीन वाला प्लाज्मिड किसी दूसरे सेल में भी ले जा सकता है। जैसे मच्छर मलेरिया फैलाता है, डेंगू फैलाता है, वैसे ही प्लाज्मिड क्या ट्रांसफर कर रहा है, जीन को ट्रांसफर कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर कौन है, वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इसी तरह से प्लाज्मिड वेक्टर का काम कर रहा है, एक एलियन डीएनए को व्हाइट वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को व्हाइट वाले सेल से ई कोलाई में ले जा रहा है, देखा ना। लेकिन जो वेक्टर है मतलब जो प्लाज्मिड है वो कौन सा यूज हो रहा है, व्हाइट वाला, येलो वाला या ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। इंटरेस्टिंग देखो, ग्रीन वाला प्लाज्मिड मतलब साल्मोनेला का नेटिव प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, जो व्हाइट वाले सेल मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो प्लाज्मिड से लिया है उसको आपस में जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा है, और फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें जा रहा है, ई कोलाई में, येलो वाले में। ठीक है ना। सो व्हाइट से क्या आ रहा है, प्लाज्मिड से जीन, ग्रीन से क्या आ रहा है, पूरा प्लाज्मिड, फिर उसको कट करके जोड़ रहे हैं इन विट्रो, तो क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट मतलब ग्रीन प्लस व्हाइट, और फिर उसको किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ई कोलाई मतलब येलो। ठीक है ना। तो क्या लिखा है, कट करके जोड़ने का एंजाइम कौन है, लाइगेज। काटने का एंजाइम कौन है, एंडोन्यूक्लियस। जोड़ने का कौन है, लाइगेज। ठीक है ना। विच एक्ट्स ऑन बोथ डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देम, तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब ग्रीन प्लस व्हाइट बन गया। मेक्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर, अब ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना। अरे व्हाइट प्लस ग्रीन को क्या बोलेंगे, न्यू कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है ना। दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये दिस डीएनए म्हणजे काय आहे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब व्हाइट प्लस ग्रीन वाला, इज ट्रांसफर्ड टू ई कोलाई बैक्टीरियम। व्हाइट प्लस ग्रीन वाला येलो वाले में जा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ई कोलाई है और जो साल्मोनेला है वो दोनों बैक्टीरिया कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है। इसीलिए साल्मोनेला का प्लाज्मिड ई कोलाई में जाकर के रेप्लिकेट कर सकता है, बिकॉज दे आर बोथ क्लोजली रिलेटेड। तो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक जीन निकाला किसी बैक्टीरिया का, उसके बाद साल्मोनेला का प्लाज्मिड निकाला। तो साल्मोनेला का प्लाज्मिड जो नेटिव प्लाज्मिड है वो किसका काम कर रहा है, क्लोनिंग वेक्टर। और उन दोनों का मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड प्लाज्मिड फ्रॉम साल्मोनेला, उन दोनों को मिला करके क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ग्रीन प्लस व्हाइट। और फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में जाएगा, ई कोलाई, येलो। तो ई कोलाई क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट होस्ट, है ना। साल्मोनेला किसका सोर्स है, नेटिव ग्रीन प्लाज्मिड का सोर्स है। जो व्हाइट वाला सेल है वो किसका सोर्स है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का सोर्स है। और ई कोलाई सोर्स है या होस्ट है, होस्ट है। कौन सा होस्ट है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट, क्योंकि वो ग्रीन प्लस व्हाइट को ले रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले रहा है। अगर वो किसी एक ही जैसे डीएनए को लेता है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलते हैं, लेकिन ग्रीन प्लस व्हाइट दो के मिक्सचर को ले रहा है तो क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ठीक है ना। और ई कोलाई साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए साल्मोनेला का ग्रीन प्लाज्मिड ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है ना। इट वुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट एंजाइम्स। ठीक है ना। सो इसमें बस एक दो चीजें और अपने को जोड़ना है। देखो कट करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस, और जोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, क्रिएशन, मतलब इन दोनों को जोड़ा ना। तो देखो व्हाइट वाले जीन को और ग्रीन वाले प्लाज्मिड को जोड़ा ना, इसके लिए एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज। कटिंग एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, जॉइनिंग एंजाइम लाइगेज। ठीक है। तो इसमें एक असर्शन रीजन लिख करके छोड़ेंगे, राइट डाउन असर्शन। ठीक है। प्लाज्मिड ऑफ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला can be used as cloning vector in E. coli। साल्मोनेला का प्लाज्मिड ई कोलाई में क्लोनिंग वेक्टर कैसे है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, साल्मोनेला एंड ई कोलाई आर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया। साल्मोनेला आणि ई कोलाई आर, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, क्लोजली रिलेटेड
बैक्टीरिया दूर के रिश्तेदार हैं या करीब के रिश्तेदार हैं? Just like that. धन्यवाद. We'll be back in lecture number 3.